सभी को नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था को आधार देने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ जल संसाधन की बात कर रहे हैं, जो भारत के लिए भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि भारत की लगभग 65% जनसंख्या आज भी कृषि से संबंधित कार्य करती है और भारत के आर्थिक विकास में कृषि का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी बोलते हैं। मानसून आधारित कृषि भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आज हम महत्वपूर्ण संसाधन जल संसाधन की चर्चा करेंगे। भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसके संरक्षण के क्या कदम अपने को उठाने चाहिए, इनसे संबंधित हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। भारत में जल संसाधन की जो स्थिति है, भारत की धरातलीय और भौगोलिक जो विविधता देखने को मिलती है, कुछ क्षेत्रों में पूरे साल भर नदियों द्वारा जल की प्राप्ति होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पूरे साल भर लगभग 30 सेंटीमीटर से कम बारिश प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जल संसाधनों का भी असमान वितरण भारत में देखने को मिलता है। वो भौगोलिक और धरातलीय जो विभिन्नता पाई जाती है, उसके कारण से। तो हम यहाँ जल संसाधनों की बात कर रहे हैं। भारत के जल संसाधन की क्या स्थिति वर्तमान में है। भारत में जल संसाधनों के व्यावहारिक उपयोग के लिए 1985 में जल संसाधन मंत्रालय का गठन किया गया। पानी की कमी को देखते हुए, उसके उपयोग को देखते हुए एक गंभीर समस्या हमारे सामने आई, देश के सामने आई, जिसके कारण 1985 में जल संसाधन मंत्रालय का गठन किया गया। और इस मंत्रालय का गठन इसलिए किया गया क्योंकि भारत में जल के विकास, संरक्षण और प्रबंधन की व्यवस्था ये मंत्रालय करता है। क्योंकि आने वाले सालों में बहुत विकट समस्या होने वाली है, तो इसी को आधार मानकर यहाँ अलग से मंत्रालय का गठन किया गया, जिनका काम जल के विकास, संरक्षण और प्रबंधन करना था। इसी मंत्रालय के द्वारा पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, नौ संचलन और औद्योगिक व अन्य कार्यों का जो दायित्व है, वो भी जल संसाधन मंत्रालय के पास रहा। क्योंकि इसी के माध्यम से ये व्यवस्था, ये मंत्रालय करता है। तो इस प्रकार यहां एक मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत ये कार्य संपादित होते हैं। भारत में जल संसाधनों की बात करते हैं। विश्व के लगभग 4% जल संसाधन भारत में पाए जाते हैं। किस प्रकार के जल संसाधन होते हैं? धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे, यानी धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। जल संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। यहां हम धरातलीय जल संसाधनों की बात करते हैं। नदियां, तालाब, झीलें, नहरें, ये धरातलीय जल संसाधनों में आती है। और भारत में जो वर्षा होती है, उसके द्वारा लगभग 3700 अरब घन मीटर वर्षा के द्वारा धरातलीय जल प्राप्त होता है। और नदियों के द्वारा इसमें 1869 अरब घन
मीटर जल की प्राप्ति होती है। ये जो वर्षा का जल है, नदियों के द्वारा प्रवाहित जल है, इसमें लगभग 60% हिमालय की नदियों के द्वारा, 16% मध्य भारत जिसके अंतर्गत हम नर्मदा, ताप्ती और महानदी के जल क्षेत्रों को शामिल करते हैं। तो 16% नर्मदा, ताप्ती, महानदी में जल प्रवाहित होता है और 24% प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन नदियों के द्वारा जल प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार 60% हिमालय की नदियों के द्वारा, 16% मध्य भारत की नदियों के द्वारा और 24% प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा प्रभावित होता है। ये सारा का सारा जल या तो सागर में गिर जाता है, वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है, इसका नदियों के द्वारा जो प्रभावित होता है झीलों में, तालाबों में, उसका हम 32% जल का ही उपयोग कर पाते हैं, चाहे वो घरेलू उपयोग हो, चाहे वो औद्योगिक उपयोग हो या वो अन्य कार्यों में हम जल को उपयोग में लेते हो। तो कुल मिलाकर 32% धरातलीय जल का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। और इसके स्रोत हमने पहले बताए हैं, नदियां, बड़ी झीलें, तालाब और नहरें धरातलीय जल संसाधन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी के अंतर्गत हम भूमिगत जल संसाधनों की बात करते हैं। वर्षा का जल या नदियों का जल धरातल के नीचे जो चट्टान समूह होते हैं उनमें एकत्रित हो जाता है, जिसको हम भूमिगत जल संसाधन का नाम देते हैं। भारत में वर्षा से जो जल प्राप्त होता है उसका 790 अरब घन मीटर जल जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी भूमिगत जल का रूप वो ले लेता है। और आज हम देखते हैं जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, हम भूमिगत जल का दोहन अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिसके कारण से कई क्षेत्र ऐसे हैं जो वर्तमान में डार्क जोन क्षेत्र में आ गए हैं। तो इसका भी हमें ध्यान देना है। और क्योंकि भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, भारत की अधिकांश जनसंख्या की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो भूमिगत जल के द्वारा संपादित होती है, संपन्न होती है। भूमिगत जल स्रोतों में हम कुएं, नलकूप, हैंडपंप इत्यादि को शामिल करते हैं। अगर हम भूमिगत जल संसाधनों की भारत की संदर्भ में इसके वितरण की बात करते हैं तो इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं ये क्षेत्र 7 नंबर का क्षेत्र यानी हिमालय प्रदेश वाला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र 7 नंबर, 6 नंबर नर्मदा ताप्ती की नदी घाटियां, 5 नंबर मालाबार और कोंकण का तटीय प्रदेश, गुजरात का लगभग पूर्व वाला आधा से ज्यादा हिस्सा, 4 नंबर इसमें हम जो दक्कन का पठार है उसके अधिकांश भाग को शामिल करते हैं। 3 नंबर में सौराष्ट्र का जो हिस्सा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें आता है। 1 नंबर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। 2 नंबर मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ये जो चट्टानी समूह है इसमें भारत का अधिकांशतः भूमिगत जल संसाधन मौजूद है। 1 नंबर पर पूरा कैम्बियम जो रंगेदार शैलें पाई जाती हैं, जिसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का हिस्सा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र
जहां भूमिगत जल संसाधन बहुत कम पाए जाते हैं। दूसरा, पूरा कैम्ब्रियन अवसादी सेल, राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां पर प्री कैम्ब्रियम पूरा कैम्ब्रियम अवसादी सेलें पाई जाती हैं। यहां भी भूमिगत जल की जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। तीसरा, गोंडवाना अवसादी सेल, ये वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें इसके अंतर्गत आता है। यहां भी भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। 4 नंबर, दक्कन ट्रेट, दक्कन का जो पठार है उसका अधिकांश हिस्सा यहाँ पर प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल मौजूद है। सिनोजोइक अवसादी सेल, मालाबार, कोरोमंडल और गुजरात का अधिकांश हिस्सा, पूर्व का हिस्सा, पश्चिम का हिस्सा इसमें सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल संसाधन मौजूद हैं। 6 नंबर में हम सिनोजोइक भ्रंश सेलों को शामिल करते हैं। नर्मदा और ताप्ती महानदी के जो क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। यहां भी भूमिगत जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 7वां, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत जल के भंडार इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कम गहराई पर ही यहां भूमिगत जल प्राप्त हो जाता है, तो ये यहां पर प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल मौजूद है ये इस वाले क्षेत्र में। 8वां, हिमालय प्रदेश, यहां भूमिगत जल की मात्रा कम देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में इसकी महत्ता भी कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये 8 क्षेत्र ऐसे हुए जहां पर हमारा भारत का भूमिगत जल मौजूद है। कहीं कम मात्रा में, कहीं अधिक मात्रा में भूमिगत जल के स्रोत अपने को देखने को मिलते हैं। इन दोनों जल संसाधन के स्रोतों के बाद में हम, क्योंकि धरातलीय जल और भूमिगत जल का दोहन लगातार जनसंख्या के बढ़ने के कारण लगातार इसका दोहन अधिक हो रहा है, इसका उपयोग अधिक हो रहा है, तो हमें क्या व्यावहारिक सुझाव देने चाहिए ताकि हम जल संसाधन का उपयोग उचित मात्रा में कर सकें, इनका संरक्षण कर सकें, इनका प्रबंधन कर सकें। तो हमें कुछ सुझाव जनता के सामने रखने हैं ताकि जनता इसके प्रति जागरूक हो। वर्षा के जल का अधिक से अधिक संरक्षण और प्रबंधन आम आदमी को करना चाहिए। हमें वनों की कटाई को रोकना चाहिए जिससे कि भूमिगत जल संसाधन है उनकी मात्रा बढ़े। हमें भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। उचित मात्रा में भूमिगत जल का दोहन करना चाहिए ताकि हमारा भूमिगत जल सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। उद्योग द्वारा जो औद्योगिक कचरा है वो नदियों में न डाला जाए, उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम हमको उठाना चाहिए ताकि जल की जो गुणवत्ता है वो खराब न हो। हमें कृषि में जो कीटनाशक उर्वरकों का जो हम अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी हमें नियंत्रित करना चाहिए ताकि हमारा जो भूमिगत जल है वो प्रदूषित न हो। वर्षा के जल को हमें सबसे अधिक ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि भारत में वर्षा महत्वपूर्ण होती है, ये सभी जानते हैं। और हमें इसको किस प्रकार से संरक्षित करना है, किस प्रकार से इसका प्रबंधन करना है, ये हमें करना चाहिए। और जितना हो सके इस वर्षा के जल को हमें संरक्षित और
इसको प्रबंधित करना चाहिए। घरेलू कार्य में हम जो जल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में जल आ रहा है, हम उसको अनियंत्रित उसको उपयोग में लेते हैं, तो ये भी हमें रोकना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो विभिन्न जो एनजीओज हैं, संचार के माध्यम हैं, हमें आम जो नागरिक हैं उनको इस हेतु जागरूक करना चाहिए। और आम नागरिक का भी ये दायित्व है कि वो जल की महत्ता को समझे, क्योंकि आने वाले समय में हमें जो स्वच्छ जल प्रदान प्राप्त हो रहा है वो शायद हमारे नसीब में न हो। तो इस कारण से भारत का जो जल संसाधन है वो महत्वपूर्ण है और इसको हमें भविष्य के लिए सहेज कर रखना होगा। आगे के अध्याय में हम भारत की सिंचाई की जो विधियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।